नमस्ते दोस्तों। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे सुनकर आप सभी के कान खड़े हो जाएंगे। इस लड़के को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब इसकी आखिरी इच्छा को पूछी जाती है तो यह लड़का बड़ी शातिर दिमाग से एक ऐसी आखिरी ख्वाहिश करता है जिसे जज साहब सुनकर बिल्कुल हिल जाते हैं। इसको किसी आखिरी इच्छा पूरी करने की इजाजत मिल जाती है और इसकी आखिरी इच्छा यह होती है कि एक रात के लिए यह किसी भी लड़की से शादी करेगा और उसके साथ पूरी रात बिताएगा। और इस लड़के की इतनी उम्र भी नहीं होती कि जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल की होती है। और इसी कहानी में सवाल यह है कि इस लड़के से शादी करेगा आखिर कौन। जो कोई लड़की होगी वह सिर्फ एक रात की दुल्हन बनेगी और उसके अगले दिन वह लड़की विधवा हो जाएगी क्योंकि इसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे कहानी के अंत तक। कैदी नंबर 685 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 18 थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा असर रहता था। मैं उसे मासूम कह सकती थी। मैं उसे देखती तो मुझे लगता था कि वह किसी गहरी सोच में पड़ा हुआ है। चेहरे पर एक जजीज सा असर था। मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वह सजाए मौत की कैद था। 18 से 19 साल का बच्चा, वह तो बहुत कम उम्र का लगता था। मेरा उससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किसकी वजह से किस जुर्म की सजा मिल रही है। दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम मौत के सफर पर निकल पड़े हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती है कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम कुसुम है। जेल में एक इंस्पेक्टर पद पर तैनात थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था। मगर इस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था तो मैं उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी। मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं था कि आप किसी कैदी से इस तरह से खुलकर बात कर सकते हैं। आज मुझे ऑर्डर मिला कि कैदी नंबर 685 को 2 दिन बाद सजा होगी। यानी उसकी सजा का वक्त आ गया था। उसे उसके घर वालों से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था कि मैं आज पहली बार सजा मौत के कैदी को उसकी सजा सुनाने जा रही हूँ। मेरा दिल परेशान भी हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। यह एक ही हक है जिसे मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वह जितना भी पसंदीदा खाना खाना चाहता हो, चाहे कोई भी फेवरेट आदमी से मिलना चाहता हो। कैदी नंबर 685, जिसका नाम सूरज था, उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी। मगर फिर भी उसके घर वाले उससे मिलने आए थे। मैंने देखा उसकी माँ उससे गले लगकर रो रही थी। और बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि भगवान तुम्हें यह सजा नहीं देने देंगे, तुम्हें इस सजा से बचा लेंगे। मेरा दिल कहता है मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे उस औरत पर तरस आने लगा। माँ भी कैसी बातें करती है। सजा की मौत 2 दिन बाद है और माँ ऐसी बातें कर रही है। मैं अगले दिन इतवार था, इसलिए मुझे आज ही ऑर्डर मिला था कि मैं सूरज को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा पर काम किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि सूरज की आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगा। वह तो उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं रखेगा, बस सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं यह नहीं जानती थी कि उसकी ख्वाहिश इतनी ही अनोखी और निराली होगी। उसके घर वालों से मिलने के बाद मैं उसे वापस से जेल में बंद कर दी। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने जरा हमदर्दी से उससे पूछा, पहली बार मैंने उससे बात की थी, सूरज तुम्हारे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना? कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने तीखा सवाल दिया था। यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए हो ना? अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, सूरज ने बड़े भरोसे से जवाब दिया था। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। हाँ हाँ, पूरी करेंगे, जरूर करेंगे, यह तुम्हारा हक है। मैं उससे कम उम्र की तरस खाकर बोली, तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े अधिकारी के सामने पेश करो, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहूंगा। बहुत खास है मेरी ख्वाहिश और मैं जानता हूँ कि मुझे तुम किसी हद तक पहुंचा सकती हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन वह सजाए मौत का कैदी था। मैंने सोचा जाने दो, मैं जरा बस तो थोड़ा सा वेट कर लूं।
मैंने एसपी साहब के सामने सूरज की पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आखिरी ख्वाहिश बता दो अपनी। मैं हैरान थी कि एसपी साहब इतनी नरमी से सजाई मौत के कैदी से कैसे पेश आ सकते हैं, मगर शायद वह भी उसकी हकीकत को जानते होंगे। उसका कसूर क्या है और उसे सजा क्यों मिल रही है? यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा और सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले खुले आम घूम रहे हैं। फिलहाल जब उसे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहब, मैं आखिरी बार जिंदगी में पहली बार आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और एक दिन अपने बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह पर ताला ही लग गए। एसपी साहब ने अक्ल और होशियारी से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन? कमबख्त, तुम्हारे घर वाले अमीर तो हैं नहीं। तुम एक गरीब खानदान से संबंध रखते हो, क्योंकि एक मौका खराब कर रहे हो कि कोई और चीज तो हो तो बता दो। खाना पीना, किसी से मिलना चाहो तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो। हमारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर। चाहे कोई कम उम्र हो या मासूम है, आप फिर ज्यादा उम्र का हो, आप फिर बदमाश, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह सजा क्यों हुई है। तुम्हारा कैसे तो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन यह है कि अब तुम सजा मौत के कैदी हो, बिना वजह तो नहीं हो सकते तुम्हें सजा मौत। अब तुम किसी ढंग से ख्वाहिश का इजहार करो कि हम पूरी भी कर दें, लेकिन मैं यकीन से यह कह सकता हूँ कि तुमसे कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं होगा, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवाएंगे? सूरज बड़े तसल्ली के साथ बोला, एसपी साहब, मैं कब आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवा दो। मैं आपको एक ऐसा तारीख बताता हूँ कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचने लगी कि कहीं यह जेल से किसी औरत से शादी करने का ना बोल दे। फिलहाल सूरज ने कहा कि आप मेरे घर के बाहर कॉलोनी में माइक में ऐलान करवा दो कि सूरज को जेल में बंद है। जो एक दिन के लिए सजाए मौत से पहले उसकी दुल्हन बन सके, वह यहाँ जेल के अंदर आ जाए। अब यह बात थी तो बड़ी बढ़ेगी, मगर सूरज ने हमसे वादा लिया, अगर कोई औरत इसके बाद भी मुझसे शादी करने को तैयार हो तो आप रोकेंगे नहीं ना? और सुबह होने तक वह मेरे पास ही रहेगी। सूरज के अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसकी जाहिर जवाबी ऐसी थी कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा, ठीक है, हम ऐलान तो करवा देते हैं, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी करने वाला कोई नहीं आएगी। कोई औरत अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी? अपने माँ बाप को क्यों रुलवा देगी? और सूरज ने मेरी बात नहीं सुनी, कहने लगा, बस आप ऐलान करवा दीजिए, मेरी यही ख्वाहिश है। उसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं और कोई ख्वाहिश नहीं करूँगा, फिर मुझे भले सजाए मौत ही दे दी जाए। हमने सूरज की ख्वाहिश पर काम करते हुए उसके घर के बाहर ऐलान करवा दिया, साथ में यह भी बताया कि वह सजा मौत का कैदी है। 2 दिन बाद उसे उसकी जुल्म की सजा में फांसी दी जाएगी और वह इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई लड़की फिर भी उससे शादी करना चाहती है तो थाने में आ जाए, वहां से उस जेल पहुंचा दिया गया। हमें तो यह मजाक ही लग रहा था। हमने तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर ठीक 1 घंटे बाद सिपाही अभय ने बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के कपड़े में है और उसके साथ पंडित जी भी हैं। मुझे यह बात बड़ी हैरानी लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे होंगे, पर जब मैं और एसपी साहब बाहर गए तो यह देखकर हैरान रह गए थे। सामने एक नौजवान लड़की, बड़ी मुश्किल से 17 से 18 साल की होगी, वह खड़ी थी और उसके साथ पंडित जी भी थे। पंडित जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस लड़की की शादी करने का बेड़ा उन्होंने ही उठा लिया है। उनके पास कोर्ट का रजिस्टर भी था, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह से तैयार थी। लड़की का मेकअप और उसकी तैयारी देखकर लगता था कि यह सब तो इसने पहले से ही तैयार कर रखा है। अब मुझे सूरज पर शक होने लगा था कि उसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन मिलकर क्या होगा? एक औरत कौन है? मैंने पंडित जी से पूछा तो वह कहने लगे, जी मुझे नहीं पता, यह मेरे पास आई थी, इसने इसी तरह दुल्हन का कपड़ा पहना हुआ था। बोली कि मुझे जेल लेकर चलो, मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस लड़की के दिल में क्या आया है। मैंने तो इसे समझाया कि ऐसा ना करो, मगर यह समझाने को तैयार ही नहीं है और यह लड़की का
रही है कि मुझे सूरज से ही शादी करनी है। मैं इसे बता चुका हूँ कि वह सजा मौत का कैदी है, 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी, मगर यह मानती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक ही दिन सूरज के साथ तो ख्वाहिश पूरी कर लूंगी, क्योंकि मैं सूरज से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैंने नहीं पता था कि सूरज को कोई लड़की इतनी चाहती है, उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन खैर, हमारा काम तो उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी। हमने किसी बात पर कोई एतराज नहीं किया। पंडित जी को बुलाया गया। सूरज को उससे जेल से बाहर ऑफिस में बैठा दिया गया। पंडित जी ने उन दोनों की शादी संपन्न करवा दी। सूरज ने कहा, आप ख्वाहिश के मुताबिक और वादे के हिसाब से आप मेरी दुल्हन को मेरे सेल में भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करूंगा पूरा दिन, बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और फिर चली जाएगी। उसके बाद मुझे आप फांसी पर चढ़ा दें, कोई गम नहीं, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। सूरज की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। सच्ची मोहब्बत वाकई में ऐसी होती है, मैंने यही दिल में सोचा था, मगर यह नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारे भी होश को हवास को उड़ा सकती है। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम उस लड़की को सूरज के सेल में बंद कर दो। वहां तो कुछ भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, यह बेचारी खुद भी तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कहेगी। मैंने भी यही सोचा था। मैंने उस लड़की को सेल में ले गई। वहां तब बड़ी मुश्किल 2 लोग खड़े होने की वजह थी। मैंने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर बाद वह लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद सेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं तसल्ली में थी। मैं जानती थी कि सेल का दरवाजा खोलना इतना आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि सूरज अपनी आखिरी बातें अपनी मासूका के साथ कर ले। मुझे उन दोनों से फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं था। जो वह बातें कर रहे थे, ना ही मैंने सुनी और ना ही उन पर ध्यान दिया। मुझे तसल्ली करने के लिए बस एक ही बात काफ़ी थी कि सील पर एक मजबूत ताला लगा हुआ है और उस ताले को कोई भी चाहकर भी नहीं खोल सकता। काफ़ी देर गुजर गई थी। मुझे नींद आने लगी। तभी मुझे उस सेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज़ आई। मैं जल्दी वहां पहुंची तो वह लड़की जिसने सूरज के साथ शादी की थी, वह लड़की सेल में बैठी हुई थी। उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, मैं सूरज के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद सूरज उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी सेल का दरवाजा खोला, उस लड़की को आजाद किया और वापस ताला लगाकर सूरज को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान होगा जो मेरे इंतजार में होगा। एसपी साहब ने मुझको कहा कि वह सजाए मौत वाला कैदी 685 कहाँ है। मैंने कहा, वह अपने सेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वह बोले, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि सूरज को लेकर आए। तुम जाकर सेल नंबर 665 में चेक करो कि वह कहाँ है। कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को यह तो कह दिया था कि मैं जाकर देखती हूँ, पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो मुझे सांस नहीं आ रही हो। अगर वह कैदी कहीं गुम हो गया या उसने मुझे चकमा दे दिया होगा तो मैं क्या करूंगी? फिर मैं जल्दी जल्दी 685 वाले सेल में गई। वहां तो अंधेरा ही छाया हुआ था। मामूली से हिसाब से मैं सूरज को आवाज दिया, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो एक मरियल सा आदमी था जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत वाकई में हो चुकी है। मैंने जल्दी में सेल को खोला, मगर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरी तो जान ही निकल गई। इतने में एसपी साहब भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने भी उस आदमी की तरफ देखा तो उसके भी होश उड़ गए। एसपी साहब मुझे डांटने लगे कि तुम इतनी अक्ल नहीं है, तुम्हें इतना सा भी एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ काम करने पर, मगर अभी तक तुम्हें लोगों को समझ नहीं आई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, तुम्हारा ध्यान किसी और पर रहता है। किसी लापरवाही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो उसका सारा हिसाब तुमसे लूंगा। उसकी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। एसपी साहब ने मुझे बातें सुनाने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी में भी भुलाया नहीं जा सकता था।
मैंने तो सोचा था कि यह लड़की जो दुल्हन बनकर सूरज के साथ मिलने आई है, उसके मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि सूरज ने इसे मैंने धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वह खुद दुल्हन के कपड़े में निकल कर जेल से भाग गया था और हमारे सामने उस लड़की को छोड़ दिया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि सजा मौत का कैदी जो होता है, सजा तो उसी को ही दी जाती है। अब इस लड़की का क्या कर सकते थे, जबकि यह लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। हमारे पूछने पर उसने कहा कि आप लोगों ने सूरज के साथ अच्छा नहीं किया है, वह सजा मौत का हकदार नहीं था। यह बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझे यह बात कही तो मुझे उस पर ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने ऑर्डर दिया कि हम सूरज को जल्द से जल्द ढूंढ लाएं, वरना 2 दिन बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे सजाए मौत देनी है, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वह हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वह मर्दों को नहीं समझ सकती कि एसपी साहब मुझे खरी खोटी सुना रहे थे। मेरा दिल था, घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर उसकी शादी करवाई, और उसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम उस लड़की के माँ बाप तक पहुंचा दें और फिर सूरज को ढूंढें। सूरज रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं, मगर मुझे उस लड़की पर हैरानी हो रही थी कि अब मेरा सारा ध्यान उस लड़की के ऊपर था। आखिर क्यों वह लड़की सूरज की जगह बैठकर सजा हो गई? कैसे उसने सूरज को अपना पति भी मान लिया? और कैसे उसने यह सोच भी लिया कि सूरज के हिस्से में फांसी उसे दे दी जाए? इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से भी तो नहीं की जा सकती थी। अगर सूरज इतना बुरा होता तो यह लड़की उससे इतनी मोहब्बत कैसे करती? मैंने उसके माँ बाप का से पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वह संजय की बेटी है। संजय साथ वाले गांव में रहता था। संजय को बुला कर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं ही सारी बात इसी से पूछ लूं। तब उसने एक अजीब बात कही, बोली, मैं सूरज भाई के बारे में एक एक बातें आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा था, वह अपने पति को भाई कर रही थी। क्या कहा तुमने? सूरज भाई? क्या तुम उसे भाई समझती हो, या रिश्ते में वह तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने यह नाटक किया है। नहीं, वह रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा ही है। मोहब्बत मैं उनसे जरूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे भाई मानती थी। तो फिर तुमने यह सब क्यों क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों किया? यह वजह है क्या? तुमने हम सब को चकमा देने के लिए किया और सूरज को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वह मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? फिलहाल उन्होंने मुझसे शादी भी कर लिया है। मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, वह इस जिम्मेदारी को कभी भी नहीं छोड़ सकते। बुज़दिल की तरह घबराइए नहीं आप लोग। वह पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने मुझे कहानी सुनाई वह तो मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बदल दूं और दोबारा से इस सारे मामले का जांच करवा दूं। मेरा नाम भावना है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी सूरज के साथ हो चुकी थी। सूरज बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब सूरज किसी से डर कर भाग गया हो। वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था, इसलिए मेरे मन पापा उन पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी दीदी की मंगनी भाई से करवा दी तो वह हमारे घर में भी आने जाने लगा। मगर गांव का माहौल बड़ा अजीब होता था। एक रात सूरज जीजा दीदी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन मम्मी भाभी घर पर नहीं थे। सूरज जीजू की मंगनी हो चुकी थी। फिलहाल उनका हमारे साथ ऐसा रिश्ता बन गया था कि हम दोनों बहनें घर पर ही थे। घर में और कोई नहीं था। वह पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई कि दीदी से मिलने के लिए आए हैं। वह किचन में चाय बनाने लगी। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से किसी की आने की आहट हुई। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद मम्मी पापा आ गए होंगे, मगर मैंने जाकर दरवाजे से बाहर झांका। यह देखा तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में डर के साये मंडराने लगे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी भी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि सूरज जीजू हमारे यहाँ थे, मगर यह आदमी गांव के बदमाश थे। मुझे उनको देखकर ही खून सा
सूखने लगा था। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मैंने उनसे बहुत ही विनती की कि हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। तब उन्होंने माँ बहने की गालियां देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, तुम लोग इस गांव में खुलेआम इश्कबाजी चला रहे हो। हमें साफ पता है कि इस घर में कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। यह शोर सुनकर सूरज जीजू भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया, मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर सूरज जीजू उन लोगों से उलझ पड़े। उनमें से एक ने बहुत गलत बात बोल दी कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियां हैं, तो इस तरह की लड़कियां हैं, तो हम भी 2-4 प्यार में फूल खिला देते, पैसे भी अच्छे देंगे। यह बात सुनकर सूरज जीजू से रहा नहीं गया। उन लोगों ने इतनी गलत बात कह दी थी कि सूरज जीजू गुस्से भर आ चुके थे। फिलहाल उनकी होने वाली पत्नी के बारे में इतनी गलत बातें किसी भी आदमी के सामने कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूरज जीजू ने उस टाइम उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि एक तो वह बिल्कुल खाली हाथ थे और उन सभी बदमाशों के पास हथियार था, और अक्लमंदी भी यही थी कि उस वक्त चुप रहना। यह बहनों का होते हुए भी उनसे ना लड़ा जाए। इन्होंने उन्हें समझा बुझा कर भेज दिया, मगर अब तो यह रोज का ही तमाशा बन गया था। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। जैसे ही मेरे मम्मी पापा इधर उधर होते, हम लोग हमें तंग करने आ जाते थे। एक दिन ऐसा ही एक किस्सा हुआ जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी दीदी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त सूरज जीजू भी घर में दाखिल हुए। उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था। उसने बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि सूरज जीजू के हाथ से भी एक ऐसा जुल्म हो गया जिसकी उन्हें सजाए मौत की सूरत में मिली। अगर हम लोग अमीर होते तो हमारे हाथ में कोई ताकत होती तो यकीनन ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी के घर पर हमला करके उसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे ना। सूरज जीजू ने भी जो किया वह अपनी इज्जत और अपनी मर्यादा को बचाने के लिए किया। उन पर किसी तरह का केस बनता ही नहीं है, मगर जबकि गांव के लोग ताकतवर हैं तो उन्होंने सूरज जीजू के लिए जिंदगी नर्क बना दिया है। पहले वह 6 महीने इधर उधर छुपे रहे, मगर फिर आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया गया। अब अगर वह यहाँ से निकलते भी हैं तो भी हम लोगों को उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, जबकि कसूर हमारा नहीं था। कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिना वजह बुरी नजर रखी और हमें हमारे बिना किए गुनाहों की सजा दे दी। चाहे सूरज जीजू की माँ ने उनसे मुलाकात के बीच उन्हें यह मंसूबा समझा दिया था कि मेरी माँ ने उन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सजा नहीं होने दूंगा। हमारे खानदान को जितनी उनकी जरूरत है उतनी और किसी को नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह अच्छे वकील से जान पहचान होना भी इंसान को थाने और जेल की सलाखों से बचा देते हैं, मगर यह कैसे तो काफी आगे हो चुकी थी। वकील साहब की धमकी और उसके वकालत ने एसपी साहब को भी घायल कर दिया। सजाए मौत सूरज के लिए नहीं बनती है और न ही सूरज की तरह कोई अपील दी गई, ना ही उन्हें सफाई का मौका दिया गया है। केस चला, उसके बाद सूरज जीजू बरी हो गए थे, क्योंकि वह बिना हथियार के थे। उनके पास तो कोई हथियार था ही नहीं और ना ही उनके नाम पर कोई हथियार खरीदा गया था। भगवान ने शायद उनकी मोहब्बत और सच्चाई की लाज रख ली, वरना इतने बड़े केस में मैंने कभी किसी को बरी होते हुए नहीं देखा। भगवान हम सब के दिलों में वह सच्चाई जाग दे जिसमें हम किसी का नुकसान ना पहुंचाए और अपनी सच्चाई पर यूं ही साबित कम रहे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इससे हमारी मेहनत में रंग ज़रूर भरिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक